हेलो स्टूडेंट्स, आज के लिए आपका लेक्चर्स रहेगा राउल्ट्स का नियम। लेकिन सबसे पहले आपको कुछ पॉइंट आपको समझना है, जैसे विलेय के प्रकार, वाष्पशील विलेय और अवाष्पशील विलेय। तो चलिए समझिए एक एक करके, तब आपको मैं बताऊंगा। विलेय जो है दो प्रकार का होता है जनरली। एक होगा वाष्पशील अवाष्पशील विलेय और एक होगा वाष्पशील विलेय। क्योंकि ये बार बार वर्ड जो है राउल्ट के नियम आएगा। वाष्पशील का मतलब होता है ऐसे विलेय पदार्थ जो विलायक तो वाष्पित होगा बट यह वाष्पित नहीं होगा, यानी विलयन में यह बचा रहेगा। जैसे अगर मान लें हमारे पास पानी लिया गया, वाटर जल, और इससे मिला दे ग्लूकोज मिला दिया। अब मिलाने के बाद हमें एक विलयन बना, अब फिर से इसको हीट किया गया। इसे क्या किया गया? गर्म किया गया स्प्लिट लैंप के द्वारा, जैसे चाहे। चलिए गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करने पर यह पता चलता है कि जितनी से पानी के मॉलिक्यूल्स है, पानी तो वेपर में बदल के निकल गया, वाष्प निकल गया, लेकिन जो ग्लूकोज है इसी में बच जाता है, नीचे आकर सटल डाउन, नीचे आकर पेदी पर जमा हो जाता है, अर्थात यह वाष्पित नहीं होता है। और जब यह वाष्पित नहीं होगा तो ऐसे विलेय को ही क्या कहते हैं? अवाष्पशील विलेय कहेंगे। क्या कहेंगे? अवाष्पशील विलेय। जैसे आपका ग्लूकोज हो गया, ये अवाष्पशील विलेय है। आपका चीनी हो गया, अवाष्पशील विलेय है। यूरिया हो गया, यह आपका अवाष्पशील विलेय है। समझ गए? नमक हो गया, NaCl, ये आपका अवाष्पशील विलेय पदार्थ है। अब हम बात करेंगे वाष्पशील विलेय का। वाष्पशील क्या होता है? इसके नाम से ही पता चल रहा है। वाष्पशील का मतलब जो वाष्पित हो, यानी ऐसा विलेय पदार्थ जो विलायक के साथ साथ ये भी वाष्पित होकर वाष्प में निकल जाए। जैसे अगर मान लें हम पानी लिया, चलिए पानी में ले लिया और इसमें मिला दिया एल्कोहल, मिला दिया एथिल अल्कोहल मान लो, मिला दिया। मिलाने के बाद हमें विलयन प्राप्त होगा। चलिए इसमें एल्कोहल भी है और पानी भी है। अब इसको गर्म करें, गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करने पर पानी के मॉलिक्यूल्स भी आपका वाष्प में जाएगा और साथ ही साथ एल्कोहल के मॉलिक्यूल्स, जो एल्कोहल ले रहा हूं, ये भी इसके मॉलिक्यूल्स वाष्प के रूप में बाहर निकल रहा है। अतः एल्कोहल भी विलेय है, लेकिन एक ऐसा विलेय है वाष्पशील विलेय है। कैसा विलेय बच्चों? वाष्पशील, क्योंकि ये भी वाष्पित हो रहा है। समझ गए? ओके, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें और रेगुलर क्लास करें। आपका यूपी बोर्ड का मैं पढ़ा रहा हूं। चले देखें, जैसे वाष्पशील में आपका एल्कोहल हो गया, एसीटोन हो गया, एल्डिहाइड हो गया। मैक्सिमम वाष्पशील जो विलेय होगा वो द्रव में ही होता है, द्रव में लिया जाएगा, याद रखे रहेंगे। अब देखें, अब आपको ये समझ आ गया। अब मैं अगला पॉइंट, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। आंशिक दाब क्या होता है? आंशिक दाब इंग्लिश में कहते हैं पार्शियल प्रेशर। ये क्या होता है? मान लें हमारे पास कोई एक कंटेनर है जिसमें हम केवल द्रव लिया और इसको एक जार से ढक दिया, तो यह द्रव के मॉलिक्यूल जो ऊपर के अणु है ये वाष्प में बनेगा और एक दाब आरोपित करेगा। तो यहाँ पर जो दाब आरोपित कर रहा है वह एक ही पदार्थ का है, अतः इस दाब को हम आंशिक दाब नहीं कहेंगे। लेकिन अगर हम इसमें कोई विलेय पदार्थ मिला दें, अब मिला दिया गया, अब हमें बना विलयन, मान लीजिए वाष्पशील विलेय मिला दिया, वाष्पशील विलेय। अब इसमें विलयन बना। अब ये जब विलयन बनेगा तो इसमें विलायक के तो अणु वाष्पित होगा ही, विलेय का भी होगा। लेकिन जब यह फिनोमेना, यह घटना होगा, तो यहाँ पर जो दाब उत्पन्न कर रहा है यह पूर्ण रूप से विलेय का या विलायक का नहीं होगा। ये दोनों का मिक्सअप होगा, दोनों का मिश्रण होगा, दोनों का घटक वहां होगा। और जब दोनों का घटक होगा तो यहाँ पर जो दाब काम करेगा, चाहे विलेय का चाहे विलायक का, तो उसे क्या बोलेंगे? आंशिक दाब। तो आंशिक दाब मुख्यतः समूह मिश्रण में पाया जाता है। लेकिन किस में पाया जाएगा? मिश्रण में, समूह में, जहां कई सारे गैस हो, जहां कई सारे वाष्प हो, वहां पर आंशिक दाब बात करेंगे। जो 2 या 2 से अधिक होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम आंशिक दाब बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर आंशिक दाब बात नहीं करेंगे।
समझ गए? ओके, इसका भी स्क्रीनशॉट ले। अब एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था एफएम राउल्ट। क्या नाम था? एफएम राउल्ट। एफएम राउल्ट नाम था। इन्होंने भिन्न भिन्न द्रवों और उनके विलयनों के वाष्प दाबों का अध्ययन किए। वाष्प दाबों का अध्ययन किए और अध्ययन करके एक नियम प्रतिपादन किए जिसे हम बोलते हैं राउल्ट का नियम। क्या बोलते हैं? राउल्ट का नियम। और यह नियम दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का बच्चों? दो प्रकार से होता है। एक आपका नियम है वाष्पशील विलय या वाष्पशील विलयन। ध्यान देंगे बच्चों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग पढ़ने जा रहे हैं। पहला जो नियम इन्होंने दिया था वह था वाष्पशील द्रवों युक्त विलयन। वाष्पशील द्रवों युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम पहला यह था। और दूसरा जो था अवाष्पशील, यानी विलय कैसा होगा? अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम ये आपका है। अब ये दो नियम प्रस्तुत किए। एक आपका था जब विलय पदार्थ वाष्पशील हो और एक आपका था जब विलय पदार्थ अवाष्पशील हो। और दोनों केसेज में डिफरेंस आता है और इसको हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे। तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट लें। समझ गए आप लोग? तो एक आप कैसा विलय है? वाष्पशील विलय। और एक कैसा विलय है? अवाष्पशील विलय। और दोनों के लिए अलग अलग नियम प्रस्तुत किए जिसे हम एफएम या राउल्ट का नियम भी कह सकते हैं। तो आप इसे नोट करें। ये बहुत बड़ा टॉपिक्स है और आपके बोर्ड के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके बोर्ड में पूछता है क्वेश्चन। तो चलिए देखें, पहला हम लोग नियम पढ़ेंगे। वाष्पशील द्रव विलयनों के लिए वाष्पशील द्रव युक्त विलयनों के लिए राउल्ट का नियम। देखिए ये क्या है। तो इसको समझने के लिए मैं आपको फिगर से बता रहा हूं ताकि आप इजी समझ लें। जैसे देखिए, यह हमारा शुद्ध विलायक है। शुद्ध विलायक, मान ले शुद्ध विलायक का वाष्प दाब आपका है P0 A। क्या मान लिया गया? P0 A। शुद्ध विलायक का, यहाँ लिख भी दे रहा हूं, शुद्ध विलायक जिस अब इसके मॉलिक्यूल, सरफेस के मॉलिक्यूल बहुत तेजी के साथ ऊपर जाएगा और एक दाब आरोपित करेगा जिसे हम द्रवों का वाष्प दाब कहते हैं। तो ये जो दाब है, मान लिया गया शुद्ध अवस्था में विलायक का जो वाष्प दाब है वो मान लिया गया P0 A। अब इसमें हम मिलाया एक और विलय पदार्थ मिलाया, लेकिन वो विलय पदार्थ भी कैसा है? वाष्पशील विलय। और इसका भी शुद्ध अवस्था में एक निश्चित ताप पर इसका वाष्प दाब क्या होगा? निश्चित होगा। शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब इसका भी मान ले, वाष्प दाब मान लिया गया P0 B। अब इसको हम इसमें मिलाएं तो मिलाने के बाद हमें क्या बनेगा? विलयन बनेगा, जैसे आपको दिखाई दे रहा है। अब जब विलयन प्राप्त हुआ तो यहाँ पर विलय और विलायक दोनों के वाष्प दाब क्या होंगे? पाए जाएंगे। क्या होंगे? पाए जाएंगे। पाए जाएंगे नहीं, अरे आपको पाए जाएंगे, क्योंकि विलय भी वाष्पशील है और विलायक भी वाष्पशील है, इसलिए यहाँ के दोनों के वाष्प जाएंगे। और जब दोनों का वाष्प जाएगा तो दोनों का दाब होगा, दोनों का वाष्प दाब होगा, लेकिन यह वाष्प दाब इन शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब से अलग होगा, क्योंकि वहां पर वाष्प दाब जो होगा उसे क्या बोलेंगे? आंशिक वाष्प दाब। तो देखिए ये विलयन जो प्राप्त हुआ
अब इस बिलियन में, ये बिलियन जो प्राप्त हुआ, इस बिलियन में मान लिया गया विलय का आंशिक, ध्यान देंगे बच्चों, आंशिक वाष्प दाब मान लिया गया। यहाँ पर विलय की 3.20 है, पीबी मान लिया। क्या मान लिया गया? पीबी। और विलायक का आंशिक वाष्प दाब जो मान लिया गया, वह मान लिया गया पीए मान लिया गया। क्या मान लिया गया? पीए। तो विलय का आंशिक वाष्प दाब पीबी और विलायक का आंशिक वाष्प दाब पीए मान लिया गया इसमें, क्योंकि यहाँ दोनों है। अब एफएम राउल्ट इसी को लेकर एक नियम दिए। अब वो नियम क्या है? नियम यह है, एक निश्चित ताप पर द्रव विलयनों में उपस्थित किसी घटक का, अब चाहे घटक विलय हो चाहे विलायक, किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के उस विलयन में उसके मूल प्रभाज के समानुपाती होगा। बहुत अच्छा नियम है। यानी मान लीजिए हमारे पास B का आंशिक वाष्प दाब PB है, तो PB का इसका भी कुछ ना कुछ मूल प्रभाज होगा। तो चलिए देखिए, विलय में विलय का मूल प्रभाज मान लिया गया आपका काई, और विलयन में विलायक का मूल प्रभाज मान लिया गया काई। क्या मान लिया गया? काई बी और काई। हाँ, काई बी और काई, ये दोनों अलग अलग पदार्थों का विलयन। आप इसे नोट करने पहले, तो काई बी काई ये दोनों मूल प्रभाज हैं इस विलयन में, क्योंकि विलयन में विलय भी और क्या है? विलायक है। अब नियम ये कहता है, एक निश्चित ताप पर द्रव विलयन में किसी घटक का जो आंशिक वाष्प दाब होगा वह अपने ही मूल प्रभाज के उस विलयन में समानुपाती होगा। तो चलिए मैं इसको मैथमेटिकल रूप से लिख रहा हूं। हम लिख सकते हैं, स्थिर ताप पर PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल काई और PB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल काई बी। ये हो गया, ये बोला गया आपको। यानी एक निश्चित ताप पर किसी द्रव विलयन में घटक का आंशिक वाष्प दाब उस विलयन में उपस्थित उस घटक के मूल प्रभाज के समानुपाती होगा। हो भी रहा है और होगा भी बाबू। जैसे जैसे मान लो अगर हमारे पास विलयन है, इस द्रव विलयन में जिसका अवयव या जिसका मात्रा ज्यादा होगा, जिसका मूल प्रभाज ज्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है उसका वाष्प दाब भी क्या होगा? ज्यादा होगा। नहीं होगा? चलो देखो, मान लीजिए कि एक छोटा सा एक छप्पर है, चादर मान लीजिए। चलिए भाई आपको फिगर से मैं एक और समझा। इसमें कई लोग गए उठाने इसको, जैसे एक गया यह, जिसका नाम था मोटू। क्या नाम था बच्चों? मोटू था, जैसे मान लीजिए। और ये फोर्स लगाया इसको। एक और गया इससे अट्ठा कट्ठा, जिसका नाम था मोटू, इसका पतलू, इसका मोटू मान लीजिए। और ये भी इसको उठाया, दोनों पकड़े हैं। तो बताओ बच्चों, इसका मूल प्रभाज, इसका मात्रा तो बड़ी कम होगा ना, क्षमता इसका कम ही होगा ना, इसका क्षमता क्या होगा? ज्यादा होगा। हाँ, जब इसका ज्यादा है तो इसका मूल प्रभाज ज्यादा है, अर्थात यह दाब को ज्यादा आरोपित या रख सकता है। तो सेम यहाँ भी है, विलयन में जिस अवयव की मात्रा ज्यादा होगा उसका वाष्प दाब भी ज्यादा होगा। अब मैं एक स्थिरांक यूज करूंगा, PA इक्वल P0A इंटू काई ए, इक्वेशन 1। ऐसे यहाँ भी PB इक्वल P0B इंटू काई बी, P0B इंटू काई बी, इक्वेशन नंबर 2। अब इसका मतलब क्या भाई? यहाँ पर मैं P0A क्यों यूज किया? क्योंकि एक स्थिर ताप पर, एक निश्चित ताप पर किसी द्रव पदार्थ का वाष्प दाब क्या होता है? अरे निश्चित होता है। क्या होता है बच्चों? निश्चित होता है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूं, निश्चित ताप पर किसी द्रव विलय या विलायक, यही दो लेंगे, का वाष्प दाब स्थिर होता है, स्थिर होगा। अतः इसे
अतः इसे स्थिरांक कह सकते हैं, अतः इसे स्थिरांक कह सकते या कहते हैं। समझ गया? अगर विलय वाला होगा तो विलय होगा, तो आपका विलय के लिए क्या यूज किया गया, विलय के लिए पीए, तो विलय के लिए पीवी, तो विलय का आपका पीवी हो जाएगा, पी नॉट बी, और विलय का मतलब जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग कर लिया। समझ गए बच्चों? तो याद रखो, एक निश्चित ताप पर, एक स्थिर ताप पर किसी द्रव विलय या विलायक का वाष्प दाब हमेशा क्या होगा, स्थिर होगा बच्चों, स्थिर, बदलेगा नहीं। इसीलिए उसको स्थिरांक माना गया, और इसको हटाकर प्रोपोर्शनल का यानी समानुपाती को हटाकर इस स्थिरांक का प्रयोग किया गया। चलो, अब यह दो समीकरण प्राप्त है, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब यहाँ एक नियम आप फर्स्ट ईयर में पढ़े जिसको बोलते हैं डाल्टन का आंशिक दाब नियम। कितना इजी है, डाल्टन का आंशिक दाब नियम क्या कहता है बच्चों? यह कहता है अगर किसी कंटेनर में कई सारे गैसेज हैं और उन पे सभी पर आंशिक दाब काम करेगा, तो उन सभी गैसों के आंशिक दाबों का योग कुल आंशिक दाब के क्या होगा, अरे बराबर होगा। क्या होगा बच्चों? बराबर होगा। तो ऐसे यहां भी दो गैस मतलब दो वेपर है ए और बी, तो इनका आंशिक दाब का योग जो होगा कुल दाब के बराबर होगा। सो मान लिया गया कुल दाब यानी P इक्वल, तो पीए प्लस क्या आ जाएगा, पीबी, पीए प्लस पीबी। अब वैल्यू पुट करिए। सो P इक्वल, पीए का वैल्यू क्या है देखो, पी नॉट ए इंटू काई ए प्लस पी नॉट बी इंटू काई बी। ओके ओके, प्लीज नोट डाउन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करिए आप लोग। और भी इसको फॉर्मुलेशन कर रहा हूं, नोट करिए आप। पहले सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले। वेल स्टैंड, बहुत अच्छी बात, आप लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। आप लोग सब लोग अच्छा काम करेंगे, अच्छा नंबर लाएंगे बोर्ड में। आगे देखिए, अब इस समीकरण का मैं यूज कर रहा हूं आगे। आपको पता है किसी भी द्विअंगी विलयन के लिए काई ए प्लस काई बी इक्वल 1 होता है, यानी किसी विलयन में सभी अवयव का मोलो प्रभाजों का सम जो होता है योग होता है हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के। किसके बराबर, 1 के। तो ए और बी, सो हम लिख सकते हैं काई ए इक्वल 1 माइनस एक्स बी लिख सकते हैं, आप कुछ लिख सकते हैं। सो समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण 3 से, तो चलो भाई 3 में रखो, P इक्वल पी नॉट ए इंटू काई ए का मतलब क्या, 1 माइनस काई बी प्लस पी नॉट बी इंटू काई बी। ये लिख सकते हैं बच्चों, अरे लिख सकते हैं क्योंकि इसका वैल्यू मैं रख दिया। अब इसको सॉल्व करें और थोड़ा, और इसको इजी बनाएं। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्या करें, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दें, गुणा कर दें। तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू काई बी अब प्लस पी नॉट बी इंटू काई बी हो जाएगा। होगा? अरे गुणा किया गया, होगा नहीं? होगा, जानते हो तभी नहीं बोल रहे आप लोग। चलो अब इसको और सॉल्व करो, सॉल्व करो। चलो बच्चों देखो, P इक्वल हम लिख सकते हैं पी नॉट बी इंटू काई बी, ये माइनस माइनस पी नॉट ए इंटू काई बी, और ये ऑलरेडी प्लस में है तो प्लस लिख दीजिए पी नॉट ए। सो अब इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं, काई बी ले सकते हैं, काई बी। सो काई बी कॉमन ले लें और बचे क्या, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए प्लस पी नॉट ए। ये आपका बचेगा सॉल्व करने के बाद। सो आपका फार्मूला, ये आपका यही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस फार्मूले से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो इसी को बोलते हैं राउल्ट का नियम। किसके लिए? वाष्पशील द्रवों के लिए। समझे? नहीं समझ आया? ओके, नोट करो, पहले स्क्रीनशॉट लो आप लोग। ठीक है, अब इसका मैं ग्राफ बनाऊंगा। क्या बताऊंगा? ग्राफ, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ग्राफ भी आपको सीखना है, तो चलिए देखिए ग्राफ कैसे बनेगा। तो आप नोट कर लो बच्चों। ओके गुड, क्या क्या है सबका मीनिंग समझ गए? वेरी गुड। चलिए ग्राफ देखें। सिंपली अगर हम बात करें तो बताओ, अगर कोई द्रव वाष्पशील है और उसका मात्रा जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। वाष्प दाब भी क्या होगा, बढ़ेगा। नहीं बढ़ेगा? ऑफकोर्स बढ़ेगा। सो
हम एक ग्राफ बनाएंगे जिसमें आपको दिखाएंगे कैसे वेपर प्रेशर इफेक्ट हो रहा है मोल प्रभाज बढ़ने के साथ साथ। चलो देखो इस ग्राफ को, यह एक कंपोनेंट है वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब को शो कर रहा है, और ये भी आपका इस साइड भी वाष्प दाब ही है। अब देखो बच्चों, यहां देखो इस पॉइंट पर मान लो विलयन नहीं बना, तो एक साइड मान लो ब्लैक, ये मान लिया गया ब्लैक का है प्योर अवस्था में, और इधर का मान लिया गया बिले का प्योर अवस्था में। तो आपको पता है, ध्यान दें, काई ए प्लस काई बी इक्वल 1। तो यदि काई बी इक्वल 0 रखोगे तो काई ए इक्वल क्या जाएगा, 1 आ जाएगा आएगा। और इसी तरह काई ए इक्वल अगर 0 रखोगे तो काई बी इक्वल क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा आएगा नहीं आएगा? आएगा बच्चों, बोलो जल्दी बोलो, आएगा। बहुत अच्छा बात है। यहाँ ए को बिले माना गया, आप लोग चेंज कर सकते हैं बिले, और बी को बिलायक माना गया, कंफ्यूज मत होंगे। अब देखो बी को भी बिले मान सकते हो, तो डिपेंड करे आपको। तो यहाँ देखें काई ए प्लस काई बी इक्वल 1, सो काई बी इक्वल अगर 0 तो काई ए इक्वल 1। सो अगर यहाँ काई ए का वैल्यू 1 होगा तो काई बी का वैल्यू क्या होगा, 0। तो काई ए का वैल्यू जब 1 है तो ये प्योर फॉर्म में होगा, शुद्ध अवस्था में होगा। अशुद्ध अवस्था मान लिया गया इसका वाष्प दाब आपका यह है पी नॉट ए। और जब काई बी इक्वल यहाँ काई बी इक्वल 1 होगा तो काई ए इक्वल क्या होगा बच्चों, यहाँ पर 0 होगा, नहीं होगा? होगा कहीं बच्चों, बोलो, बोल नहीं रहे आप लोग? यहाँ 0 हो जाएगा। तो मान लेगा इसका वाष्प दाब यहाँ पर, क्योंकि ब्लैक का मात्रा ज्यादा होती है इसलिए इसका वाष्प दाब मान लिया गया पी नॉट बी, बट शुद्ध अवस्था में। अब देखो अब क्या होगा इसमें खेल, आपको समझना है, इजीली समझना है। तो देखें ये आपका 0, ये आपका 1, ध्यान देंगे। देखो बच्चों ये आपका 1 है तो क्या होगा 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, 0.5, 0.4, 0.3, 0.2, 0.1 एंड 0। देखें यहाँ देखें खेल तो यही है आपके लिए। देखो बच्चों जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट यानी इस साइड से उस साइड जा रहे हैं वैसे वैसे एक ही मात्रा में कमी आ रहा है, इसके मूल प्रभाज में कमी आ रहा है। देखो पहले 1 था तो अब क्या हो गया 0.9। तो जितना कमी होगा उतना यह वृद्धि होगा, क्योंकि दोनों का सम किसी भी विलयन में दोनों का योग, दोनों मूल प्रभाजों का योग 1 के बराबर होगा। तो यहाँ पर जब गया तो यहाँ विलयन बना, तो बताओ यक्स बी का वैल्यू भी तो कुछ होगा ना, नहीं होगा? होगा कितना, 0.1 होगा। कितना होगा, 0.1। अब जोड़ोगे देखो 1 आने गया, 101 आ गया कि नहीं? नेक्स्ट में यह 0.2 होगा, 0.3 होगा, 0.4 होगा, 0.5 होगा, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 एंड 1। क्या बात है, एंड क्या हो गया 1। ये आपका यक्स ए वैल्यू 0, एक्स बी वैल्यू क्या होगा 1 हो गया, नहीं हुआ? अब देखो अब इससे क्या प्रूफ हो रहा है, अगर हम जैसे जैसे एक ही मात्रा में कमी यानी बिले में या बिलैक में अगर हम बिले मिलाएंगे, मान लो ये बिलैक है पहले शुद्ध अवस्था में, जैसे जैसे बिले मिला रहे वैसे वैसे बिले का मूल प्रभाज बढ़ रहा है और बिलैक का मूल प्रभाज धीरे धीरे घट रहा है। ये इधर भी बात करेंगे, और जब घटेगा तो उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, क्या होगा बच्चों, घटेगा। क्या होगा, घटेगा। तो चलिए कैसे घटेगा इसको आपको समझना है। तो देखो कितना घटेगा, कैसे घटेगा, मैं आपको बता रहा हूं। इसको मैं इससे सीधी रेखा बनाएंगे, और ये भी हमें एक स्ट्रेट लाइन बनाना है। ये थोड़ा सीधा कर ले बच्चों, यस सीधा होना चाहिए आपका, नहीं तो पूरा गलत। अब देखो अब क्या ये शो करेगा, कैसे, देखो यहाँ पर पी नॉट ए है, जैसे जैसे एक ही मात्रा घट रहा है तो वैसे वैसे देखो इसका वेपर प्रेशर भी क्या हो रहा है, घट रहा है। जैसे अगर मान लो 0.3 है तो इसका वेपर प्रेशर यह हो गया, देख रहे हैं ना, इतना कम हो गया। अगर 0.8 है तो देख रहे हो वेपर प्रेशर इतना घटा कि नहीं घटा, 0 है तो 0 हो गया, 0 है तो 0 हो गया, बेटर।
ऐसे बी का 1 है तो देखो 1 इतना ज़्यादा है, 0.9 तो आपका इतना हो गया। ऐसे करके यानी जैसे जैसे मूल प्रभाज किसी का घट रहा है या बढ़ रहा है वैसे वैसे वेपर प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा। अब जब इतना आपको समझ आ ही गया तो आगे देखिए तब क्या होगा। तब देखिए अब यह आपका पड़े हो पी ए इक्वल पी नॉट ए इंटू काई ए, ऐसे पी बी इक्वल पी नॉट बी इंटू काई बी, ये आपका फार्मूला बनेगा। अब इन दोनों को जोड़ देंगे यहाँ से यहाँ, तो ये क्या होगा, टोटल वेपर प्रेशर P इक्वल पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी, यह आपका हो गया। तो यह ग्राफ इसी को बोलते हैं राउल्ट का या आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ भी बोलते हैं क्योंकि इसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, एक स्ट्रेट लाइन यानी एक सीधी रेखा फॉर्म हो रहा है। तो देखो एक बार और समझो, ए का मात्रा 1 तो इसका वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा, बी का मात्रा 0 तो इसका वेपर प्रेशर 0, देखो ये ना बी वाला ग्राफ है 0, ए का 0.9 तो बी का भी कुछ ना कुछ होगा। इस तरह ए का वैल्यू जैसे जैसे घट रहा वैसे वैसे इसका वेपर प्रेशर घटा और लास्ट में 0, बी का जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे उसका वेपर प्रेशर भी क्या बढ़ रहा है, और टोटल इन दोनों जोड़ दें तो P इक्वल पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी, इसी को बोलते हैं राउल्ट्स का ग्राफ बोलते हैं। बट ये आइडियल सॉल्यूशन की है, समझ गए बच्चों। अब देखो यहाँ 0.5 तो 0.5 नोट कर ले, पहले ग्राफ बनाए। इसे हम इस आरेख को बोलते हैं P वर्सेस, मतलब वाष्प दाब और मूल प्रभाज के बीच ग्राफ है ना, तो P वर्सेस काई के मध्य ग्राफ ये भी कह सकते हैं। तो PX ग्राफ इसको बोल सकते हैं, PX ग्राफ, P मतलब वाष्प दाब और X मतलब मूल प्रभाज, तो इसको PX ग्राफ कहते हैं। चलो भाई नोट कर लिया आप लोग, ओके। प्लीज टेक स्क्रीनशॉट प्रॉपरली और सब्सक्राइब जरूर करो, शेयर कमेंट्स प्लीज करो।